तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। और जैसा कि आप जानते हैं कि सिनॉप्सिस आईएएस का ये प्लेटफॉर्म है और मेरा नाम शुभम है। और शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की, जिसमें हम आज सबसे आसान तरीके से केस स्टडीज़ को किस तरीके से सॉल्व करना है वो देखेंगे। और ये जो केस आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो 2018 में यूपीएससी के मेंस पेपर में पूछा गया था। और इस कोर्स का जो मकसद है 120 मार्क्स जीएस पेपर 4 में प्राप्त करना है। और मेरा आपसे वादा है कि अगर आप ये पूरा कोर्स कंप्लीट देखेंगे तो यू विल बी इजीली एबल टू गेट 120 प्लस मार्क्स इन एथिक्स जीएस पेपर 4। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो केस एक सिचुएशन बेस्ड केस है। आप एक मिनिस्ट्री में सीनियर ऑफिसर हैं, ये दे रहा है, ठीक है। और आप सीनियर हैं, इस वजह से आप पॉलिसी डिसीजंस में जो आपका जो फैसला है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। और एक रोड कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है, ठीक है। और उस रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं, ठीक है। इसमें कोशिश की गई है कि जब उस रोड को बनाने के लिए जब ज़मीन का को एक्वायर किया जाएगा वो सबसे कम से कम तरीके से एक्वायर होगी, यानी कि मिनिमम लैंड एक्वायर करना पड़े, ठीक है। सारा कॉम्पनसेशन रेट भी तय किया जा चुका है कि जिसकी भी ज़मीन एक्वायर की जाएगी उसको कितना कॉम्पनसेशन देना है। फिर उसके अलावा डिफॉरेस्टेशन किस तरीके से कम किया जा सके उसके ऊपर भी ध्यान दिया गया है। तो कहने का मतलब है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसमें रोड बनाई जानी है और उससे रिलेटेड सारा काम पहले से ही डिसाइड किया जा चुका है, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि जैसे ही ये रोड बनेगी उस रोड के आसपास की जो जमीन का दाम है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा स्काई रॉकेट करने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया पूरा सिचुएशन। उसी समय एक मिनिस्टर जो इसी चीज़ से जुड़ा हुआ है उसने आपको इंसिस्ट किया कि आप उस रोड का जो मैप है, सपोज मान लीजिए कि रोड ऐसे जानी है, ठीक है, उसको इस तरीके से कर दिया जाए। और यहाँ पर जो है मिनिस्टर का फार्म हाउस है, जहाँ पर 20 एकड़ का लैंड मिनिस्टर के पास है। और मिनिस्टर चाहता है कि उस रोड को यहाँ से न भेजकर इधर से कर दिया जाए, ताकि ये 20 एकड़ वाला जो प्लॉट है वो सड़क के किनारे आ जाए उसका, और उस प्लॉट की कीमत भी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। तो मिनिस्टर का इसमें फ़ायदा है और बदले में मिनिस्टर आपको एक बहुत बड़ी ज़मीन आपके वाइफ के नाम पर देने को भी रेडी है, ठीक है। कि उसके बदले में एक बड़ा सा प्लॉट आपकी वाइफ के नाम पर वो अलॉट करने के लिए रेडी है। और उसने आपको ये भी इंसिस्ट किया है कि इस तरीके से ज़मीन खरीदने में कोई भी बुराई नहीं है। और उसने ये भी कहा है कि अगर मान लो कि वो ज़मीन खरीदने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है, वो ज़मीन एक्चुअली जो मिनिस्टर आपकी वाइफ के नाम अलॉट कर रहा है वो आपको पूरी तरीके से फ्री नहीं दे रहा है, लेकिन बहुत ही कम दामों में आपको अलॉट करने की बात कह रहा है। और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको ये पैसा वो दे सकता है ताकि वो आप ज़मीन खरीद सकें, ठीक है। बदले में बदले में आपको फ़ायदा होगा। खैर, अब बात ये आ रही है कि अगर मान लीजिए कि रोड का जो जो एक्चुअल डायरेक्शन है उससे बदल कर अगर हम रोड को दूसरे डायरेक्शन में करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड एक्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन सरकार के ऊपर आ सकता है और किसानों को विस्थापित डिस्प्लेसमेंट ऑफ फार्मर भी होगा, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारा इन्वायरमेंटल भी लॉस होगा, बहुत सारे पेड़ों को काटना पड़ेगा अगर हम उस रोड के प्रोजेक्ट को वापस से रीडिज़ाइन करते हैं तो। ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगी ये पूछा है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में व्हाट यू विल डू। और हमें क्रिटिकली एग्जामिन करना है वेरियस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड एक्सप्लेन योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। तो ये पूरा केस पूछा गया है, इसको अब किस तरीके से सॉल्व करना है चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो पेज 1 में माफ़ कीजिएगा, इसका अप्रोच एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम, जैसा कि मैंने बताया है कि अगर सिचुएशन बेस्ड केस स्टडी होगी तो सबसे पहला काम होगा स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई कर लिए, यानी हितधारक बोलते हैं हिंदी में। फिर उसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जितनी भी हैं इस केस में उसको आप एक्सप्लेन करेंगे। फिर उसके अलावा क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे उन सारी चीज़ों को। फिर एक सिविल सर्वेंट होने के नाते आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको हम लिखेंगे। फिर आप
क्या एक्शन लेंगे उसको जस्टिफाई करना है हमें, और फिर लास्ट में हमें कंक्लूड करना है। तो ये हमारा बेसिक अप्रोच होगा, ठीक है। इसमें एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं कि यहाँ पे स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करने के बाद, जैसा कि मैंने बताया कि राइट समरी समरी ऑफ द केस, या जिसको बोलते हैं जिस्ट ऑफ द केस, जिस्ट ऑफ द केस भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो जिस्ट कैसे लिखेंगे कि देयर इज अ रोड प्रोजेक्ट एंड I am a civil servant and there is a road project. However, a minister is insisting and entrusting me or interfering me and alluring me to change the design of the project so that he can benefit, and he is also offering me some share in the process. ठीक है, तो इस तरीके ऐसे सिचुएशन में व्हाट अ सिविल सर्वेंट शुड डू, दिस इज दिस थिंग इज बीन आस्क्ड इन दिस केस स्टडी। इस तरीके से अपना हम जस्ट लिख सकते हैं। हमें पूरा देखो, जब भी जस्ट लिखेंगे तो डोंट ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, बस मोटा मोटा लिख दीजिए कि ऐसा ऐसा केस है कि एक रोड प्रोजेक्ट है, उसमें एक मिनिस्टर आपके ऊपर, आप सिविल सर्वेंट हैं और आपके ऊपर मिनिस्टर फोर्स कर रहा है कि उसको उस रोड प्रोजेक्ट को वापस से रिडिज़ाइन कर दें ताकि उससे मिनिस्टर को फ़ायदा पहुंचे, और उसमें उस फ़ायदे में आपको भी मिनिस्टर को शेयर देने के लिए तैयार है। हालांकि रिडिज़ाइन करने से इन्वायरमेंटल और फाइनेंशियल लॉस होने की संभावना है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाना चाहिए, दिस इज बीन आस्क्ड इन दिस केस स्टडी। चलिए, तो स्टेक होल्डर्स कौन कौन से होंगे, तो जैसा कि मैंने बताया कि हमेशा स्टेक होल्डर जब भी लिखेंगे तो इस तरीके से एक ऐसे सर्कल बनाइए और पाई चार्ट बनाइए। पाई चार्ट में इस तरीके से आप लिख सकते हैं माई सेल्फ एंड माई फैमिली, ठीक है, मिनिस्टर, गवर्नमेंट, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, फार्मर्स, सोसाइटी, एनवायरनमेंट, इस तरीके से ये सारे स्टेक होल्डर्स को आप लिखेंगे। फिर उसके बाद अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हमें लिखना है। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इस केस में क्या होगा, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को हम एक्सप्लेन भी कर देंगे, ठीक है, एक लाइन में, ज़्यादा लंबा नहीं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन इंडिविजुअल इंटरेस्ट कम्स इन कॉन्फ्लिक्ट विद ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट एंड ड्यूटीज, ठीक है, जब आपका व्यक्तिगत हित, ठीक है, आपके फर्ज के राह में आ जाता है तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन खड़ी होती है। एक एग्जांपल बता देता हूँ, सपोज मान लीजिए कि आप यूपीएससी के चेयरमैन हैं और आपको इंटरव्यू लेने की जिम्मेदारी आपको दी गई है, और आपकी बेटी भी इंटरव्यू देने के लिए आ रही है, और उसी बोर्ड के आप चेयरमैन भी हैं। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन आती है। आपका पर्सनल इंटरेस्ट है क्योंकि कि आपकी बेटी सिविल सर्वेंट के लिए सेलेक्ट हो जाए, लेकिन आपका जो फ़र्ज़ है, आपकी ड्यूटी क्या है, कि आपकी ड्यूटी है कि विदाउट किसी बायस के, अनबायस तरीके से आप मेरिटोरियस कैंडिडेट्स का चुनाव करें। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन आती है। खैर, तो यहाँ पे कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ऑर्गेनाइजेशनल ड्यूटी वर्सेस पर्सनल इंटरेस्ट। ऑर्गेनाइजेशनल ड्यूटी क्या है आपकी, कि आप पूरी ऑब्जेक्टिविटी और इंटीग्रिटी के साथ आप पब्लिक इंटरेस्ट की रक्षा करें। लेकिन पर्सनल इंटरेस्ट क्या है कि आप अपनी और अपने परिवार के फाइनेंशियल सिक्योरिटी की रक्षा करें। आपको ज़मीन आपकी वाइफ के नाम हो जाएगी, ये आपका पर्सनल हित है, ठीक है। बीवी आपकी खुश हो जाएगी कि कितना अच्छा हस्बैंड है, ज़मीन उसके नाम पे अलॉट करवा दी, बढ़िया एकदम। फिर दूसरा जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, डेवलपमेंट वर्सेस इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी। अगर हम उस प्रोजेक्ट को रीअलाइन करेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को डिस्ट्रक्शन होगा, तो ये दूसरा कॉन्फ्लिक्ट है। फिर तीसरा है डेवलपमेंट वर्सेस फार्मर्स लैंड एलिनेशन और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एक तरह डेवलपमेंट होगा तो लेकिन उसके होगा क्या, कि जो किसान हैं उनकी ज़मीनों का उनको नुकसान होगा। तीसरा है बीइंग फेवरेबल टू मिनिस्टर एंड सिक्योर करियर, ठीक है, या तो मिनिस्टर की बात मान के अपना करियर फ्यूचर देख लें। मिनिस्टर की बात मानेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि बाद में मिनिस्टर आपकी मदद करेगा अच्छे ओहदे पे पोस्टिंग के लिए, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए। दूसरा है या तो आप मिनिस्टर के गुस्से का गुस्से को झेलें, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन है। अब कोर्स ऑफ एक्शन पूछा है कि व्हाट विल बी योर कोर्स ऑफ एक्शन। तो सबसे पहले
क्या करेंगे इस सिचुएशन में? इस सिचुएशन में देखिए, ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा तो हम लिख नहीं सकते कि हम मिनिस्टर की बात मान लेंगे और वहाँ पर मैं रास्ता सही कर दूंगा और ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमेशा एथिक्स की केस स्टडी में हमेशा जो चीज़ सही है वही रास्ता लेना है। कभी भी ऐसा बीच का रास्ता लेने की कोशिश मत करिए। उससे ऐसा मत करिए कि ये भी सही हो जाए वो भी सही हो जाए। ठीक है, आप मिनिस्टर को कहेंगे कि अच्छा ठीक है, चलिए एक काम करते हैं कि वहाँ पर सड़क नहीं लेकर जाते हैं, इसके बजाय हम थोड़ा सा और कहीं से सड़क लेके चले जाते हैं, जिससे थोड़ा सा मिनिस्टर को भी फ़ायदा हो जाए, इन्वायरमेंट भी बच जाए, आपको भी फ़ायदा हो जाए। ये चीज़ नहीं करनी है। ऑब्वियस सी बात है, मिनिस्टर जो सड़क को वापस से चेंज करने की बात कर रहा है वो गलत बात कर रहा है। ठीक है, डेट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। तो ये चीज़ नहीं करनी है। खैर, तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा कि आई विल टर्न डाउन द ऑफर ऑफ मिनिस्टर फर्मली एंड स्ट्रिक्टली। ये भी कहना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि अरे नहीं सर ऐसा नहीं हो पाएगा, अरे सर आप भी क्या बात करते हैं, अरे सर आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं सर, लेकिन मेरे से हो नहीं पा रहा है सर, मुझे डर लगता है। ऐसा नहीं, आप डांट के कि नहीं ये नहीं हो सकता, दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग एंड आई विल नॉट पार्टिसिपेट इन दिस अनएथिकल प्रैक्टिस। ठीक है, इससे क्या होगा, आई विल बी एबल टू, दिस विल हेल्प मी टू मेक माई स्टैंड क्लियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, नॉट लिविंग एनी रूम फॉर फर्दर एल्योरमेंट एंड कोवर्जन। ठीक है, फिर दूसरा है, will try to persuade minister to drop his plan and make him understand socio-economic and environmental cost of the project। ठीक है, इसके अलावा आई विल ऑल्सो परsuade मिनिस्टर कि वो इस तरीके का काम ना करे। ठीक है, और उसको हम बोलेंगे कि इस तरीके का काम करने से सोशियो इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल लॉस होगा। इफ मिनिस्टर स्टिल ट्राई टू मैन्यूवर द प्लान टू गेन पर्सनल बेनिफिट, अगर लेकिन मिनिस्टर अगर मेरे कहने के बावजूद भी नहीं मानता है, देखिए इसमें एक चीज़ तो ये भी लिख सकते थे कि सीधे मैं मिनिस्टर को मना करूंगा और मैं उसके खिलाफ रिपोर्ट कर दूंगा। तो ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि वो मिनिस्टर है तो आप उसको मना भी करेंगे, वो आपका सीनियर भी है। तो पहले आप स्ट्रिक्टली मना करेंगे उसको, फिर समझाने की कोशिश करेंगे कि नहीं ये गलत है और ऐसा ऐसा है। अगर फिर भी मिनिस्टर नहीं मानता है, ठीक है, अगर फिर भी मिनिस्टर नहीं मानता है तो आप सारे एविडेंसेस को कलेक्ट करेंगे। ठीक है, और इस मैटर को एंटी करप्शन वॉचडॉग जैसे कि लोकपाल है उसमें जाकर अपने इस मसले को पहुंचाएंगे और उनको लोकपाल को बताएंगे कि ये मिनिस्टर इस तरीके से करने की कोशिश कर रहा है। इस तरीके से आई विल बी एबल टू प्रोटेक्ट सैंक्टिटी ऑफ द पब्लिक ऑफिस। इसके अलावा आई विल ऑल्सो बी एबल टू प्रोटेक्ट सोशियो इकोनॉमिक एंड environmental concern, socio-economic and environmental cost of the project। ठीक है, तो इस तरीके से काम करेंगे। फिर कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि पब्लिक ट्रस्ट एंड इंटरेस्ट आर द फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज। एक सिविल सर्वेंट को, इसलिए एक सिविल सर्वेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटी विथ ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड एम्पैथी, विदाउट फियर ऑफ एक्सटर्नल इंटिमिडेशन और एल्यूरमेंट, in conflict between personal interest and public interest, without exception, later shall prevail। तो हमारी बात कि जब भी पर्सनल इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो बिना किसी एक्सेप्शन के लेटर शैल प्रिवेल, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट शैल प्रिवेल विदाउट एक्सेप्शन। ठीक है, तो सिंपल तरीके से इस केस को हम चाहे तो लिख सकते हैं। होप आपको ये केस समझ में आया होगा। एंड अगर आप ये पूरा कोर्स एथिक्स का ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप synopsisies.in की वेबसाइट पर जाकर यहाँ पर होम पेज पे आप देखेंगे तो जीएस पेपर 4 का कोर्स आप पूरा ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें थ्योरी, केस स्टडीज़, उसके अलावा जितने भी स्टडी मटेरियल हैं एथिक्स से संबंधित, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में आपको वहाँ पर मिल सकते हैं। तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत ही रीज़नेबल और नॉमिनल रेट पर ये मौजूद है। एंड उसके अलावा एथिक्स, माफ़ कीजिएगा, सिनॉप्सिस आईएएस का हमारा यूट्यूब चैनल भी है, उसको आप यहाँ पर ज़रूर जाके सब्सक्राइब कीजिए। सर्च बॉक्स में सिनॉप्सिस आईएएस डालेंगे तो ये मिलेगा, और उससे फ़ायदा ये होगा कि ऐसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स के आपको अपडेट समय समय पर यूट्यूब के वीडियोस के माध्यम से आपको मिलते रहेंगे। तो ये रहा आज का केस। होप यू लाइक इट। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। चलिए आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, ऑल द बेस्ट। और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चिल रहिए, अपना एंजॉय करते रहिए और सब कुछ सही होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।